नमस्कार, रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में हमारे तमाम रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं, चप्पे चप्पे पर खबर की निगरानी रखते हैं और उसके बाद खबरों की पड़ताल कर वो खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारे खास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं सीबीआई को लेकर। सीबीआई ने शनिवार को कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले में संदीप घोष समेत 6 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया, जिसकी रिपोर्ट सीबीआई कोर्ट को सौंपेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम दुबे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ जो उसके साथ दुर्घटना हुई, जो रेप हुआ, बलात्कार हुआ और इसके बाद फिर उसको हत्या उसकी कर दी गई। इस मामले में आपको बता दें कि सीबीआई लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रही है। सीबीआई हर उस तह तक, हर उस पहलू तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां से इस घटना को नया आयाम दिया जा सके और इस घटना की तह तक पहुंचा जा सके। अब आपको अपडेट बता देते हैं। सीबीआई लगातार कोर्ट से 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग करती है और कोर्ट की तरफ से इजाजत में मिलता है। उनमें से 4 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। जो मुख्य आरोपी है उसका पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हुआ है। अब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट आज होना है और आपको बता दें कि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट जेल में ही होगा, क्योंकि सीबीआई 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेजी हुई है। वहीं पर उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के भी घर सीबीआई पहुंची हुई है। बाकी अन्य 3 लोगों के और घर गई है वहां पर और वहां पर उनसे भी पूछताछ जारी है। यानी कि सीबीआई इस पूरे मामले को टटोलने में लगी हुई है और पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा आरोपी का, क्योंकि सीबीआई ये जानना चाहती है कि आरोपी के मन में क्या चल रहा है। आरोपी सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उसके मन में उस वक्त क्या था और क्या इस घटना में और लोग शामिल हैं। यही सब जानने के लिए सीबीआई लगातार पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग कर रही थी और अब आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। ऐसे में लगातार 100 घंटे से ज्यादा प्रिंसिपल से भी पूछताछ हो गया है और अभी भी प्रिंसिपल से पूछताछ जारी है। कैमरामैन सुशील बैल के साथ शिवम दुबे, इंडिया वॉइस, नोएडा। और इसके बाद अगली खबर जौनपुर से सामने आ रही है, जहां नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। वहीं घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने खुटान थाने का घेराव कर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर संबंधित धारा में जेल भेज आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पूरा मामला जो है खुटान थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और आक्रोशित ग्रामीणों का आरोप है कि जो दुष्कर्म करने वाला आरोपी पड़ोस के गांव का ही रहने वाला है। वहीं घर में अकेली रही किशोरी के साथ दुष्कर्म का घटना को अंजाम दे मौके से फरार हो गया। वहीं जब पुलिस को घटना की जानकारी मिली, पुलिस मौके पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार कर संबंधित धारा में जेल भेज आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिसिया कार्रवाई ढीली होने के कारण जो है ये हंगामा और थाना घेराव किया गया, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी की माने तो आरोपी को गिरफ्तार कर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर की गई है। पूरा मामला खुटान थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। विधानसभा चुनाव से पहले आपको बड़ा झटका लगा है। कई पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने की खबर सामने आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शिवम दुबे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नामों का ऐलान करने के बाद आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। आम आदमी पार्टी को झटका कुछ इस तरह से लगा है कि आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों ने काम ना करने की वजह से और बाकी समस्याओं को बताते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव है हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में, और इसके पहले आम आदमी पार्टी को जो झटका लगा है, 5 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि 5 पार्षदों का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ना काम करती है, ना काम करने देती है और हम समाज की सेवा करना चाहते हैं, हम दिल्ली की जनता को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इस विचार में नहीं है और हम प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों से और उनकी जो रफ्तार है उससे हम खासा प्रभावित हुए हैं और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को छोड़ करके हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है दिल्ली में। अब देखना यह है कि इन झटकों के बीच आम आदमी पार्टी किस तरह से खुद को आगे बढ़ाती है, क्योंकि आप सबको बता दें कि अगले ही साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को झटका लग रहा है, एक के बाद एक उनके जो नेता हैं, जो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, वो जेल में हैं, पार्षद पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होता है। कैमरामैन सुशील बहल के साथ में शिवम दुबे, इंडिया वॉइस, नोएडा।
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अमृतसर के दौरे पर हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजय चौहान। आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का आज पंजाब दौरा है। बता दें कि वहां टेंपल पे जाकर मस्तक किया, यानी कि 17 महीने के बाद ये पहला उनका पंजाब दौरा है। यानी कहीं न कहीं देखा गया है कि आज रात आखिरकार आम आदमी पार्टी की जो नेता है तिहाड़ जेल छूटने के बाद वो लगातार कहीं न कहीं या तो दिल्ली का दौरा करते हैं या फिर बाहर का दौरा करते हैं। ऐसे में मनीष सिसोदिया पंजाब गए हैं। भगवंत मान के साथ उनके साझा मीटिंग की जाएगी, क्योंकि आने वाले जो विधानसभा है उसकी भी तैयारी की जा रही है। यानी कहीं नहीं ये दौरा एक महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। देखना है कि मनीष सिसोदिया वहां पर किन किन लोगों से मिले, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं अभी जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र कई ऐसी जगह चुनाव है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि लगातार कहीं ना कहीं उनका जो कैंडिडेट है, जो लगातार उनके विधानसभा है, जो उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल अभी भी तिहाड़ जेल के अंदर है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने सीबीआई पर सवाल खड़ा किया था। आखिरकार सीबीआई जो है पूरी तरह से बीजेपी की कठपुतली बनी हुई है। उसके बाद ये सवाल सामने आने लगा। वहीं बीजेपी ने तंज करा कि आखिरकार जो इंडिया गठबंधन अलायंस है वो लगातार कहीं न कहीं देश के अंदर एक अफवाह फैलाने की बात करी। जैसे राहुल गांधी की बात सामने आई तो उन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसके अंदर एक देश दो तिरंगे की बात कही थी। वहीं अब मनीष सिसोदिया पंजाब पहुंचे, क्योंकि पंजाब जो लगातार जम्मू कश्मीर से सटा हुआ है, वहां की स्थिति को देखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर पूरे देश में उत्साह से लेकर मथुरा में क्या कुछ तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। अजन्मे का जन्म कल रात को 12 बजे होगा। 26 तारीख को अजन्मे का जन्म होगा, जिसमें तमाम मथुरा को सजाया गया है। तमाम होर्डिंग लगाए गए हैं। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम रहेगी। मथुरा को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और पूरा मथुरा में लाइटिंग हुई है और रात को एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। श्री कृष्ण जी का कल जन्म होगा, यानी अजन्मे का जन्म होगा और सारे चौराहों को और शहर को पूरा लाइटिंग करके एक दुल्हन की तरीके से सजाया गया है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा आ रहे हैं और 5251वां जो श्री कृष्ण जी का जन्म है उसका शुभारंभ करेंगे और जो महोत्सव हो रहा है उसका भी शुभारंभ करेंगे। उसी को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, तमाम विभाग लगे हुए हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को एक अलग ही रूप में मनाया जा रहा है और श्री कृष्ण जन्म स्थान को तो बिल्कुल ही अलग तरीके से भव्य रूप से सजाया गया है। अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि इधर दिखाएं कि किस तरीके से चौराहों को सजाया गया है और श्री कृष्ण जी के जन्म को लेकर मथुरा को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और मथुरा की अलग ही एक निराली छटा देखने को मिल रही है। और ये श्री कृष्ण जी का जो जन्मोत्सव है ये 5251वां जन्मोत्सव है, यानी 5251वां ये जन्म दिवस है, जिसको सभी विभाग काफी मेहनत से लगे हुए हैं। जिला प्रशासन और तमाम विभाग इसको मथुरा को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और कल रात में अजन्मे का जन्म होगा। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। अजित प्रसाद समाजवादी पार्टी से मिल्कीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज सबसे हॉट सीट अयोध्या की मिल्कीपुर से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। यहां पर सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद चुनाव लड़ेंगे। नाम के ऐलान के पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया और साथ ही साथ चल रही रार को भी खत्म करने का प्रयास किया, क्योंकि यहाँ पर अजीत प्रसाद के साथ साथ देवमणि कनौजिया और सूरज चौधरी भी लाइन में लगे हुए थे।
लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से मशविरा के बाद अजीत प्रसाद के नाम का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होगी। एक तरफ जहां बीजेपी अपने कार्य योजनाओं और जनहित के मुद्दों को लेकर मिल्कीपुर सीट पर प्रचार करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूले पर चुनाव जीतने का प्रयास करेगी। इन सब के बीच बसपा ने भी प्रत्याशी का ऐलान किया है। ऐसे में यहाँ का चुनावी रण काफ़ी दिलचस्प हो गया है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बीएसपी प्रमुख मायावती ने राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। क्या कुछ कहा मायावती ने, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। मायावती ने कांग्रेस के संविधान सम्मान समारोह पर निशाना साधा और लोगों से कांग्रेस से सचेत रहने की अपील भी किया है। बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस की सोच को दोगला बताते हुए समाजवादी पार्टी पर भी बड़ा हमला किया है। बसपा प्रमुख मायावती हमलावर हुई। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि कांशीराम की मौत के समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सपा ने उनकी मौत पर राजकीय शोक नहीं दिखाया। हालांकि जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती लगातार क्रीमी लेयर आरक्षण और जातिगत जनगणना को लेकर बेहद आक्रामक है और साफ तौर पर कह रही है कि आरक्षण की लड़ाई में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सिर्फ स्वार्थ के लिए बोलते हैं। बसपा प्रमुख मायावती का इशारा साफ है कि वोट लेने के लिए सपा और कांग्रेस SC/ST के लोगों को बरगला लेती है और उनका वोट हासिल करने के बाद उनके मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलती। फिलहाल जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती ने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है, इससे सियासत भी गर्म हो गई है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित टीचरों ने मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद अमान। 69,000 शिक्षकों मामले में जो लगातार पिछले 6 दिन से राजधानी में धरना प्रदर्शन शिक्षक कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो शिक्षा निदेशालय है, जहां पे विगत 6 दिन पहले शिक्षकों ने अपना धरना प्रदर्शन जारी किया था। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद से जहां पे शिक्षक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां पे 3 दिन शिक्षा निदेशालय पे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, तो वहीं पुलिस भर्ती परीक्षा मामले को लेके उन प्रदर्शनकारी शिक्षकों को इको गार्डन में शिफ्ट कर दिया गया था। वहीं पिछले 3 दिन से इको गार्डन के अंदर वो शिक्षक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों का आरोप है कि हाईकोर्ट का फैसला आने के 10 दिन बाद भी हम लोगों की लिस्ट जारी नहीं की जा रही है। वहीं शिक्षकों का एक आरोप ये भी है कि जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं हमारी इस लिस्ट में पेश फंसाने की फिराक में है। जहां पे उनका साफ तौर से ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश और निर्देश भी जारी किए गए हैं इस मामले को लेकर। उसके बाद भी अधिकारी इस पूरे मामले में हिला हवाली कर रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरह से ये 69,000 शिक्षकों में जो 6,800 चयनित किए गए थे, वो लगातार राजधानी में अपनी लिस्ट की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इनको एक चिंता और सता रही है, जो चयन किए गए शिक्षक थे, जो विगत पिछले 2 दिन पहले वो भी अपनी नौकरी बचाने को लेके सड़कों पर उतर आए थे, तो वहीं उन्होंने जो ये याचिका है अपनी नौकरी बचाने की, वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी थी। तो जो ये 6,800 शिक्षक हैं जो चयनित है, जो आरक्षित हैं, उनको अब कहीं ना कहीं ये खतरा मंडरा रहा है कि जो चयनित शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी है, उसको लेके कहीं उनकी जो लिस्ट जारी होना थी वो कहीं फंस ना जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी लिस्ट पे किस तरह से अधिकारी विचार करते हैं और कब तक इस लिस्ट को जारी किया जाता है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइड। रिपोर्टर्स लाइव में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं।
रिपोर्टर्स लाइव में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर को लेकर। यूपी में पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आज तीसरा दिन है। शासन और प्रशासन सभी परीक्षा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेके आज परीक्षा का तीसरा दिन था। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां पर जो पुलिस भर्ती परीक्षा में आए अभ्यर्थी लगातार अपनी परीक्षा में शामिल होने अलग अलग विभिन्न जिलों से अलग अलग जिलों में परीक्षा देने गए थे, जहां पे आज तीसरा दिन था और परीक्षा 3 दिनों के चलते जो 3 दिन की प्रक्रिया थी परीक्षा की वो कंप्लीट हो गई है। फिलहाल आपको बताएंगे कि आने वाली आगामी तारीख 30 और 31 को अभी 2 दिन परीक्षाएं बाकी हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 5 तारीखें निर्धारित की गई थी, जिसमें पुलिस भर्ती की परीक्षा रखी गई थी। आपको बताएं इसमें 48 लाख आवेदक थे, जिसमें धीरे धीरे किसी ना कोई कमी की वजह से धीरे धीरे जो परीक्षा देने वाले थे अभ्यर्थी वो धीरे धीरे कम होते गए। फिलहाल जिन लोगों ने परीक्षा दी है और देने के बाद वो अपनी परीक्षा से अपने अपने जिलों में अब वापस जाने लगे। आपको बता दें ये परीक्षा जो कड़ी सुरक्षा के बीच में ये परीक्षा कराई गई थी, जहां पे इसमें एसटीएफ की भी भूमिका देखने को मिली, क्राइम ब्रांच और जिले की जो लोकल पुलिस थी, स्थानीय पुलिस थी, उसकी भी भूमिका दिखाई दी। वहीं इस पूरी परीक्षा की ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी गई है। फिलहाल ये परीक्षा जो उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही थी उसको आज 3 दिन पूरे हो गए हैं और 3 दिन की जो प्रक्रिया थी, जो परीक्षा थी वो कंप्लीट होने को आई है। अब फिलहाल आने वाली जो तारीखें हैं जो 30 और 31 है उसमें परीक्षा होना है। टोंक जिले के नेवाई में श्री कृष्ण जन्माष्टमी वृंदावन के प्रेम मंदिर की तर्ज पर मनाई जाती है। तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता कजोड़ गुर्जर ने। पर्व को लेकर टोंक सहित जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसको लेकर कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। बात करें निवाई के प्रसिद्ध श्याम बाबा मंदिर की, तो यहाँ पर इस बार अनोखे तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर यहाँ पर वृंदावन के प्रेम मंदिर की तर्ज पर मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। ये तैयारियां लगभग 8 दिन से चल रही है। 8 दिन से चल रही तैयारियों को अब अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बात करें यहाँ पर होने वाले आयोजन को लेकर, सजीव झांकियां हो, चाहे इत्र वर्षा हो, पुष्प वर्षा हो, उसके बाद श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद विशेष आतिशबाजी होगी। महा आरती के बाद लोगों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। कजोड़ गुजर, इंडिया वॉइस, निवाई टोंक। सिद्धार्थनगर में कूड़े के ढेर में फेंकी हुई बहुत सारी सरकारी दवाइयों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है इन दवाइयों का कूड़े में होने का कारण, बता रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश यादव। जिले में एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो कि पैरासीटामॉल, जो कि बच्चों की बुखार की दवा है, जो कि बच्चों को दिया जाता है। सरकारी दवा इतनी भारी मात्रा में कूड़े के ढेर में फेंकी मिली। अब ऐसे में जो भी उसमें लापरवाही बरती गई, स्वास्थ्य विभाग की जो कि लोग हैं उसमें इस तरह से सैकड़ों की संख्या में पैरासीटामॉल दवा, जो कि बच्चों की जान बचाई जा सकती है, लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं उस दवा से, लेकिन वो कूड़े की ढेर में फेंक दी गई और लोगों को मुहैया नहीं कराया गया। जिसको उनको ज़रूरत थी, स्वास्थ्य महकमा उनको नहीं दिया, लेकिन कूड़े के ढेर में उसे फेंक दिया। अब किसी की जान भी बच सकती थी उस दवा से। इतनी जो भारी मात्रा में पैरासीटामॉल, जो कि बच्चों के बुखार और जुखाम के लिए दी जाती है, और इस तरह से लापरवाही बरती गई स्वास्थ्य विभाग की, जो कि उसे कूड़े के ढेर में फेंका मिला। जो भी अब इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से ये सरकारी दवा को कूड़े के ढेर में फेंका गया, आखिर क्यों फेंका गया? एक्सपायर हुआ तो क्यों नहीं उससे पहले लोगों में बांट दिया गया, जिससे लोगों की जान भी बच सकती थी, लेकिन कूड़े के ढेर में सरकारी दवा को फेंक दिया गया। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइज। बिजनौर में किसान एक्सप्रेस ट्रेन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से 2 भागों में बंट गई। क्या है पूरा मामला, बता रहे संवाददाता जहीर अहमद। बिजनौर के सिवारा इलाके में आज उस वक्त एक रेल दुर्घटना हो गई जब पंजाब के फिरोजपुर से धनबाद जा रही
किसान एक्सप्रेस जैसे ही धामपुर से निकली और सिवारा की तरफ आगे बढ़ी, तभी चकराजमल गांव के पास पहुंचने से आसपास ही ट्रेन 2 हिस्सों में बढ़ गई। 8 डब्बे ट्रेन के अलग हो गए, जबकि इंजन लगभग 13 से 14 डब्बे लेकर करीब 4 किलोमीटर आगे बढ़ गया। जैसे ही ये सूचना रेलवे, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को मिली तो अफसरों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में एसपी पूर्वी, सीओ धामपुर, एसडीएम धामपुर सहित रेलवे और पुलिस प्रशासन के अफसर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जो ट्रेन के डब्बे रह गए थे उनमें सवार करीब 150 ऐसे अभ्यर्थी थे जो पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर देने जा रहे थे। उन सब के लिए पुलिस ने एक इंतज़ाम करते हुए बसों की व्यवस्था की और सबको पेपर देने के लिए आगे के लिए रवाना कर दिया। साथ ही रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जो ट्रेन के डब्बे अलग हुए थे उन डिब्बों को फिर से जोड़ने का प्रयास किया। करीब 4 घंटे की मशक्क़त के बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। साथ ही जिस S4 डब्बे के अंदर समस्या आई थी उसको सिवारा स्टेशन पर ही रोक लिया गया है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। अभी रेलवे के अफसरों का कहना है एक जो कपलिंग होता है, जो ट्रेन के डिब्बों को आपस में जोड़ता है, उसमें कोई टेक्निकल समस्या आई थी जिसकी वजह से ट्रेन अलग अलग बढ़ गई। ये क्या वजह थी? इसमें किसी की लापरवाही थी या ये कोई अचानक में हुआ हादसा है? इस पूरे प्रकरण की रेलवे के अफसर जाँच की बात कर रहे हैं। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वाइज। टैक्स वसूली करने गई विद्युत टीम पर लाठी डंडों और हॉकी से जानलेवा हमले की खबर सामने आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी में कुरौली थाना क्षेत्र में विद्युत विभाग की टीम पर हुआ हमला होने के बाद विद्युत विभाग की जो टीम है उस पर अचानक हमला कर दिया ग्रामीणों ने। कुरौली थाना क्षेत्र के गांव मनोना की घटना बताई जा रही है। मनोना में जहां लोगों से जहां पुलिस बात कर रही थी तो वहीं 50,000 से अधिक का जो बकाया धनराशि है उस पर लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद गाली गलौज के दौरान ही ग्रामीणों ने मारपीट की घटना को अंजाम दे दिया है। मारपीट की घटना होने के बाद एसडीओ और सीओ जो एसडीओ हैं और जेई हैं और दोनों ही अधिकारियों ने कुरौली थाने पहुंचे। देर शाम उस थाने पर पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। तो वहीं जो दबंग ग्रामीण हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। फिलहाल मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। पुलिस टीम पर हमले की जो धाराएं हैं वो लगाई गई हैं। सरकारी काम में बाधा और सरकारी कर्मचारी से मारपीट की जो गंभीर धाराएं हैं उनको शामिल किया गया है और ग्रामीणों को दोबारा से जो दबिश दी जा रही है पुलिस की ओर से उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। फिलहाल पुलिस टीम पर हमले की सूचना पर पुलिस महकमे में भी रोष व्याप्त है और जो उस गांव की सप्लाई को लेकर बात की जाए तो वसूली को लेकर लगातार और वहां के लोग बिल जमा नहीं कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। फिरोजाबाद में एक ही परिवार के 5 बच्चे बीमार हो गए, जिसमें से एक की मौत हो गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अतुल वर्मा। खाना खाने के बाद एक ही परिवार के 5 लोगों की बिगड़ी हालत, एक बच्चे की हुई मौत। आपको बता दें फिरोजाबाद के गांव चमरौली का मामला, जहां एक परिवार के लोगों की अचानक हालत बिगड़ गई। बताया जा रहा है खाना खाने के बाद अचानक से तबीयत खराब होने लगी। उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया, वहां एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। वहीं 4 लोगों का इलाज चल रहा है। खाना खाने के बाद अचानक फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए एक ही परिवार के 5 लोग, जहां एक बच्चे की मौत हो गई और 4 लोगों का इलाज चल रहा है। अब देखने वाली बात है कि खाने में आखिर फूड पॉइजनिंग है या कोई और वजह, ये तो जांच का विषय है। फिरोजा से इंडिया वॉइस के लिए अतुल कुमार। आगरा थाना सदर इलाके के शहीद नगर में भारी जाम का सामना करना लोगों को भारी पड़ जाता है। आखिर क्या है घंटों जाम का कारण, बता रहे हैं हमारे सहयोगी जिशान अहमद। आगरा के शहीद नगर क्षेत्र में तमाम ऐसे मांसाहारी रेस्टोरेंट संचालित हैं जिनके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। वे रेस्टोरेंट संचालक रोडों पर ही गाड़ी को पार्क कराते हैं, जिससे लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। लंबे समय से इस जाम की समस्या से स्थानीय लोग जूझ रहे हैं। उन्होंने कई बार उच्च अधिकारियों से इसकी कंप्लेंट की, लेकिन बावजूद जाम की समस्या से समाधान नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि एसीपी सदर सुकन्या शर्मा का कहना है थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही समस्या का समाधान कराया जाएगा। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा।
सिद्धार्थनगर जिले में खजूरिया रोड से अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान अधिकारियों ने चलाया। खबर पर ज्यादा जानकारी देने संवाददाता राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले में अतिक्रमण को लेकर बाबा का बुलडोजर चला और वहीं तहसील प्रशासन और थाने की बाउंड्री वाल भी अतिक्रमण में आ रही थी, जिसको लेकर वहां बहस छिड़ गई। उसमें नोक झोंक होने लगा। एडीएम और एसडीएम और सीओ जो वहाँ के प्रभारी हैं, थाना प्रभारी, उनके बीच नोक झोंक होने लगी, जो कि बाउंड्री वाल को गिराने को लेकर उस दौरान एसडीएम से बहस होने लगी। और इस तरह से जब प्रशासन बहस कर रहा है तो अतिक्रमण जो कर रखे हैं वो नहीं, क्यों नहीं बहस करेंगे, क्योंकि उनका तो गिर रहा है, लेकिन जब प्रशासन का नहीं गिरेगा तो इस पर तो बवाल होना ही था। लेकिन इस तरह से प्रशासन जब भिड़ गया और नोक झोंक होने लगी दीवार गिराने को लेके, तो आम आदमी भी वही सोचेगा कि हम लोग भी लड़ झगड़ के अपना रुकवाएं। ऐसे में तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह से ये बहस हो रही है। ये सिद्धार्थनगर जिले में अतिक्रमण को लेके बाबा का बुलडोजर चला और सारे जो अतिक्रमण कर रखे हुए थे उनकी जो है ज़मीनें खाली करवाई गई और रोड को चौड़ीकरण करने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया, जो कि जद में थाना बाउंड्री भी आ रहा था और तहसील की बाउंड्री भी, उसको लेके ये गिराया गया, जो कि और भी लोगों का जो अतिक्रमण कर रखे थे उनकी दीवारें हटाई गई हैं और तोड़ी गई हैं जो अतिक्रमण में थी। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया। सांसद चंद्रशेखर आजाद हमीरपुर पहुंचे, जहां मामूली विवाद में एक किसान की हत्या के बाद उनके परिवार से मुलाकात भी की। खबर पर ज्यादा जानकारी देने संवाददाता रूपेश गुप्ता। हमीरपुर में नगीना सांसद और भीम आर्मी चीफ के चंद्रशेखर आजाद हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र के पतारा गांव पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद जैसे उनका काफिला पहुंचता और वहां पर जो पीड़ित परिवार है उनसे बात करता है। जो परिवार है, अभी कुछ दिन पहले उन पीड़ित परिवार के पिता की हत्या पीट कर जो की गई थी, उसी को लेकर इस समय हमीरपुर में राजनीति गरमाई हुई है और उसी को लेकर आज चंद्रशेखर आजाद हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र के पतारा गाँव पहुंचे हुए थे और जो पीड़ित परिवार उनसे मुलाकात भी की और उन्होंने प्रशासन शासन से मांग भी की है, जो इनका कच्चा मकान है उनको दिलाया, कच्चे मकान जो योजना चल रही है योजना का लाभ भी मिले सरकार की तरफ से और पीड़ित परिवार को सहायता भी दी जाए, उसी को लेकर उनको हौसले भी दिलाए। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि जो सरकार है सरकार को भी घेरा है और वहां पर सदर सीओ और सदर एसडीएम मौके पर मौजूद रहे, उनसे भी बात की है कि जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय दिलाया जाए। इसी बात को लेकर उन्होंने पीड़ित परिवार को मदद करने की बात भी कही है। और मैं आपको बता दूं, जो पीड़ित परिवार है उनसे बात करते हुए साफ कह रहा था कि हमारा जो कच्चा मकान है उनको जल्द से जल्द दिलाया जाए। इंडिया वॉइस से रूपेश गुप्ता, हमीरपुर। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।